नमस्कार। हाजिर हूं मैं नए मुद्दे और नई कहानी के साथ सिंपली सियासत के एक और एपिसोड में। आज की कहानी है रोटी का खेल। रोटी का खेल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि कैसे रोटी को लेकर खेल हो रहा है संसद के भीतर। ये उसी का सिलसिला है कि कैसे रोटी का खेल कॉरपोरेट से लेकर सियासत तक घुस गया है और इसमें कौन कहाँ कैसे रोल कर रहा है और इसमें किसान पिस रहा है रोटी के खेल में। मैं उस पूरी कहानी को आपको बताऊंगा कि हमारी आपकी थाली में जो रोटी है उसको लेकर कॉरपोरेट घराने का एम्बिशन कितना बड़ा हो गया है और कौन कौन लोग इस एम्बिशन से जुड़े हुए हैं और वो कैसे पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, कैसे पूरी सियासत इससे प्रभावित हो रही है। ये पूरा खेल समझने की ज़रूरत है और इस खेल को सिर्फ समझने की ज़रूरत नहीं है, इस खेल को भारतीय तक पहुंचाने की ज़रूरत है। हर भारतीय को ये पता होना चाहिए कि आने वाले समय में क्या हो रहा है। हर भारतीय को ये पता होना चाहिए कि आने वाले समय में किस तरीके से रोटी का ये खेल कॉरपोरेट, सियासत और किसानों के बीच में एक त्रिकोण ऐसा बन गया है जिस त्रिकोण को अगर नहीं समझा गया तो बहुत कुछ बदल जाएगा। हमारी और आपकी थाली की रोटी का स्वाद नहीं बदल जाएगा, इसका समीकरण बदल जाएगा। बहुत कुछ बदलने वाला है। इसीलिए मित्रों, इस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि किसानों की समस्या को, बल्कि ये जन जन की समस्या को अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि सरकार पर दबाव बना सके। क्योंकि विपक्ष ने जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की किसानों के पक्ष में खड़े होकर, वो कामयाब नहीं रहा। अभी स्थिति क्या है? विपक्ष संसद के भीतर ही धरने पर बैठा है। विपक्ष ने राष्ट्रपति से गुजारिश की है कि इस बिल को मंजूर नहीं किया जाए, जो राज्यसभा में पारित हो गया है उसको नियम के रूप में स्वीकार नहीं किया जाए। राष्ट्रपति ही एकमात्र अब आसरा बच गए हैं जो इस विधेयक को कानून के रूप में मान्यता दे देंगे, तो उसके बाद ये कानून बनकर किसानों का भविष्य तय हो जाएगा। इससे विपक्ष अपने हिसाब से जो कुछ कर पा रहा है वो कर रहा है, लेकिन इस देश के जन जन को इस पूरी मुहिम में जुट जाने की ज़रूरत है ताकि किसानों के साथ छल ना हो सके और जिसको प्रधानमंत्री बार बार अन्नदाता कहते हैं उसके साथ कोई छल ना हो और इस देश की जनता के साथ किसी तरह का छल ना हो। किसान बिल को लेकर जो राज्यसभा में विरोध सामने आया, जो हंगामा हुआ, जो विपक्ष की ओर से जो कह सकते हैं नियमों के अनुकूल जो गतिविधियां नहीं रही, उसकी वजह से विपक्ष के 8 नेताओं को जो निलंबित कर दिया गया है वो लोग धरने पर बैठे हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि इतिहास में पहली बार ये धरना रात भर चलता रहा। इस वक्त भी धरना जारी है, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये धरना जारी है। तो सांसद अपने हिसाब से इस पूरे मामले में विरोध जता रहे हैं, लेकिन इस विरोध का प्रतिफल क्या होगा ये अभी तय नहीं है। इस बीच विपक्ष ने ये मांग जरूर की है कि किसानों के लिए एमएसपी का मुद्दा सरकार एक बार फिर से इस पर विचार करे। उसने 3 मांगे रखी हैं खास तौर पे। उसने कहा है कि एमएसपी की व्यवस्था कानूनी रूप से ये सरकार स्वीकार करे, सदन में इसकी घोषणा करे कि एमएसपी जारी रहेगी। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि अगर कोई सरकारी कंपनी, सरकारी एजेंसी जैसे एफसीआई या राज्यों में बहुत सारी एजेंसियां जो सरकारी तौर पे किसानों के फसल की खरीद करती हैं, उनके लिए ये एक सुनिश्चित किया जाए कि वो सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगी। और तीसरा ये कि कोई भी प्राइवेट कंपनी भी एमएसपी से नीचे खरीदारी किसानों से नहीं कर सकती है। तो ये 3 मांगे कांग्रेस ने रखी है और इस मांग को माने जाने तक उसने संसद के बहिष्कार का ऐलान किया है। तो विपक्ष अपने हिसाब से विरोध कर रहा है, लेकिन असल विरोध जमीन से आना है। किसान भी आंदोलन कर रहे हैं और इस देश में जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं, जिस तरीके से इसका प्रभाव हम सब के ऊपर पड़ने वाला है, हमारी आपकी थाली में जो रोटी है, जो चावल है, उन सब पे पड़ने वाला है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी भी है कि इस पूरे मसले में अपना विरोध दर्ज कराएं, अपनी बात को सामने रखें। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और अब मैं आपको कहानी बताता हूं रोटी का खेल। रोटी का खेल क्या है? रोटी का खेल है कि बहुत सारे कॉरपोरेट घराने अब ब्रांडेड आटा के खेल में आगे आना चाहते हैं। इस खेल को, इस कारोबार को बड़ा बनाना चाहते हैं और बहुत सारे कॉरपोरेट ऑलरेडी ये इस धंधे में हैं, इस कारोबार में हैं। और ये कारोबार लगातार, जो आंकड़ा है, लेटेस्ट आंकड़ा जो मुझे मिला
उसके हिसाब से 17-18% के हिसाब से यह बाजार बढ़ रहा है। यानी पैकेट में जो आप आटा खरीदते हैं उसका कारोबार 17-18% के हिसाब से सालों साल ये बढ़ रहा है। ये 18 का आंकड़ा है और ये लगातार बढ़ रहा है। और इसमें जो काम करने वाली कंपनियां हैं वो उन कंपनियों का एम्बिशन ये है कि इसको अगले 2 साल 3 साल में इसको जस्ट डबल किया जाए, अपने कारोबार को डबल कर दिया जाए। और इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़ी बड़ी तैयारियां की हैं। ये काम अब अरबों में हो गया है। ये अरबों का कारोबार बन गया है। रोटी का ब्रांडेड जो आटा है उसका कारोबार, ब्रांडेड चावल का कारोबार, ये सब अरबों का कारोबार हो गया है। और इस कारोबार को दिन दुना रात चौगुना तरक्की करने के लिए कंपनियों ने कमर कस ली है। और इसीलिए विपक्ष जब ये आवाज़ उठा रहा था कि किसानों को कॉरपोरेट के हवाले कर दिया जाएगा, किसानों को कॉरपोरेट के सहारे छोड़ दिया जाएगा, उनके भरोसे छोड़ दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे बिजनेस जो एम्बिशन है उससे ये जाकर जुड़ जाता है। तो उसको समझने की ज़रूरत है मित्रों। सबसे पहली बात कि जो अमूल कंपनी जिसका दूध इस्तेमाल करते हैं, जिसका मक्खन इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारे प्रोडक्ट चॉकलेट और से लेकर बहुत सारे प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते होंगे, वो अमूल एक बड़े प्रोजेक्ट की ओर बढ़ रहा है। वो ब्रांडेड आटा में उसका सरताज बनना चाहता है। अमूल ने इस पूरे कारोबार के लिए 13,000 से लेकर 15,000 करोड़ का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट बनाया है और उस पर काम कर रहा है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जो अमूल का जो चेन है, जनरल अमूल के जो स्टोर्स हैं, उन अमूल के स्टोर्स में आपको आटा भी मिलने लगेगा, पैकेज्ड आटा। आपको मालूम है ये पैकेज्ड आटा का कारोबार जो है किस तरीके से एक तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। मैंने जैसे बताया कि ये 16-17% के हिसाब से इसकी प्रगति दिखाई गई है। और ये पूरा जो समीकरण है वो ऐसे इसको समझा जा सकता है कि इस वक्त जो एक सर्वे है उसके मुताबिक 60% लोग अभी भी गेहूं खरीदते हैं। जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो परंपरागत तरीका है, गेहूं खरीदते हैं या गेहूं उनके खेतों में होता है तो उसको धोते सुखाते हैं और उसको चक्की में पिसवाकर उसका आटा का इस्तेमाल करते हैं रोटी के लिए। 60% ऐसा होता है। लेकिन 25% लोग सीधे सीधे फ्लोर मिल से, आटा चक्की से जाकर आटा खरीदते हैं और आटा का इस्तेमाल करते हैं। और मात्र 15% लोग पैकेज्ड आटे का जो पैकेट आपको मिलता है अलग अलग ब्रांडों में, उसका इस्तेमाल करते हैं। यह 15% का कारोबार उद्योगपतियों को बहुत लुभा रहा है। यह 15% से अब धीरे 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 ये बढ़ता जा रहा है। शहरों में एक आदत सी बनती जा रही है, एक लाइफ स्टाइल बनता जा रहा है और अधिक से अधिक लोग इसी आटे पर भरोसा कर रहे हैं। और इसीलिए बहुत सारी कंपनियों ने, सिर्फ अमूल की चर्चा की मैंने आपको, लेकिन अमूल के अलावा भी बहुत सारी कंपनियों ने इसको लेकर एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान किया हुआ है। और कैसे वो अगर प्लान एग्जीक्यूट होता है तो उनकी ज़रूरतें बढ़ेगी, किसानों पर उनकी निर्भरता बढ़ेगी, यानी उनको अधिक से अधिक गेहूं चाहिए उसके लिए। तो क्या ये सरकार इसीलिए किसानों को ये इस बिल के रूप में उनकी आमदनी बढ़ाने की बात कर रही थी, ताकि वो इन कारपोरेट के चक्कर में फंस के उनको अधिक से अधिक गेहूं और चावल और अपने इस तरह के प्रोडक्ट उनको सुपुर्द करने लगे, उनसे सीधे बेचने लगे। इसीलिए ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है ताकि कारपोरेट को ये इसका लाभ मिल जाए। और कारपोरेट का जो ये एम्बिशन प्लान है, उस एम्बिशियस प्लान को एक्सिक्यूट करने में कारपोरेट को किसी तरह की परेशानी नहीं आए। मैं आपको बता दूं, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अमूल जो है अपने पूरे प्रोजेक्ट में जो भी धनराशि रखता है उसका 2 से 3% जो है अपनी ब्रांडिंग के लिए रखता है। 2 से 3% आप समझ सकते हैं कि 15,000 करोड़ का 2 से 3% कितना बड़ा अमाउंट होता है। तो वो इतना अमाउंट अपने ब्रांडिंग पे खर्च करेगा। और उस ब्रांडिंग में ये भी आता है कि वो कैसे, हालांकि ये एक बात सामने आई है कि चूँकि अमूल ऑलरेडी किसानों के संपर्क में है और लगभग शायद 38 लाख किसानों के से वो दूध लेता है और तरह तरह के उनसे जो है उत्पाद जो है डायरेक्ट खरीदता है और वो उतने किसान उनके नेटवर्क में हैं। लेकिन जब वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाएगा तो जाहिर है उसको और भी किसानों की ज़रूरत पड़ेगी और किसानों से जो उत्पाद लेने होंगे उसको उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। तो सिर्फ अमूल ही नहीं, इस वक्त जो सबसे बड़ा ब्रांड है आपका आशीर्वाद है, जो आईटीसी कंपनी का है। आईटीसी एक बहुत बड़ी कंपनी है और आईटीसी का ये कारोबार, आटा का कारोबार और उससे जुड़े हुए उत्पादों का कारोबार 4,000 करोड़ से ऊपर का है, सिर्फ आईटीसी का। तो इतना बड़ा आईटीसी है और भी जायंट है।
पूरे बाज़ार में उसकी हिस्सेदारी जो है, अभी ताज़ा जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से जो उसकी हिस्सेदारी है आईटीसी के यानी कि आशीर्वाद आटा की हिस्सेदारी है 26% पर उसका कब्जा है। और जो कंपनियां इस पूरे बाज़ार में आकर इस वक्त ऑलरेडी हैं और वो आने वाले समय में इसको और बड़ा करना चाहती हैं, उन कंपनियों के बारे में आप जानेंगे तो आपको हैरानी होगी। ये जो कंपनियां हैं, आशीर्वाद के बारे में मैंने बताया, अमूल नया प्लेयर होगा, वो अभी तैयारी कर रहा है। उसके अलावा अन्नपूर्णा है, नेचर फ्रेश है, शक्ति भोग है, पतंजलि आयुर्वेद है, संघवी फूड्स लिमिटेड की ओर से भी प्रोडक्ट जो हैं वो साउथ में उनका बहुत चलता है। विक्टोरिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक बड़ी कंपनी है जो इस पूरे धंधे में, इस पूरे कारोबार में है। और जो कारोबार अपना लगातार इधर बढ़ाता चला जा रहा है, गुजरात की एक कंपनी जो बहुत चर्चा में है, जो जिसकी प्रधानमंत्री से निकटता और इस वक्त सत्ताधारी पार्टी से उसकी निकटता की बहुत चर्चाएं होती हैं, अडानी विल्मर का भी इस पूरी योजना में उसका एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है और वो अपने कारोबार को जस्ट दुगुना करना चाहती है आने वाले समय में। इस वक्त जो उसका जो शेयर है वो 0.6% है, यानी 1% भी नहीं है उसके पास, लेकिन वो इसको अगले कुछ सालों में इसको दुगुना करना चाहती है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनियों ने किस तरीके से अपने प्लान रचे हैं किसानों के उत्पाद को लेकर। तो जाहिर तौर पे उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसानों से उनको सीधे सीधे अनाज मिले ताकि उनको मुनाफा ज़्यादा हो जाए। और इन तमाम कंपनियों की कोशिश ये है कि वो किसानों से सीधे अगर वो प्रोडक्ट खरीदती हैं, रॉ मटेरियल खरीदती हैं, तो उनका मुनाफा बढ़ जाएगा। तो जाहिर तौर पे ये कॉरपोरेट घराने जो इस वक्त इस बाज़ार में फूड ग्रेन्स को लेकर एक एम्बिशियस प्लान किए हुए हैं, उनकी नज़र बाज़ार पे है, उनकी नज़र किसानों के इस नए बाज़ार पे है जो खुले बाज़ार में उनको बेचने के लिए सरकार ने जो एक रोड मैप बना दिया है, एक रास्ता तैयार कर दिया है, उनके लिए जो रास्ता खोल दिया है। और ये उम्मीद की जा रही है कि इस रास्ते किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। असलियत तो ये है कि इन कंपनियों के भरोसे किसान कितने दिन तक अपनी आमदनी को बढ़ाएगा, क्योंकि ये कंपनियां और किसानों के बीच में अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर कभी न कभी डिस्प्यूट आना ही है। और जब ये डिस्प्यूट आएगा, जब ये विवाद आएगा सामने, जब कंपनियां अधिक मुनाफे के लिए किसानों को दबाने की कोशिश करेंगी और किसान जब मंडी से निकलकर और इंडिपेंडेंट रूप में इन कंपनियों के साथ जुड़ जाएगा, तब उसकी कितनी ताकत बचेगी और उसकी किसानों की कितनी ताकत बचेगी कि वो इस कानूनी लड़ाई में फंसकर इन कंपनियों से पार पा जाएं। तो ये चिंता है विपक्ष की इस वक्त, और इस चिंता को सामने रखा जा रहा है तो सरकार कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार एक तरफा फैसले कर रही है। सरकार इस विधेयक को राज्यसभा में, जहां उसका बहुमत नहीं है, उसको पारित कराने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया उसने। शोर शराबे के बीच, हंगामे के बीच में एक बिल पास हो जाता है, इतना इंपॉर्टेंट बिल जिसको सरकार भी कह रही है कि ऐतिहासिक है और इससे किसानों को एक ऐतिहासिक स्थिति में हमने पहुंचा दिया है। तो क्या इस ऐतिहासिक बिल को, किसानों को इस ऐतिहासिक मुसीबत से उबारने के लिए सरकार ने जो प्लान किया था, उस प्लान में ये शामिल था कि वो विपक्ष की बात नहीं सुनेगा या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को के तरीके से इस बिल को पास नहीं कराया जाएगा? तो ये स्थिति है इस वक्त, ये ज़बरदस्ती है सरकार की इस वक्त, और ये सोच है सरकार की इस वक्त। जब ये पूरी कहानी रोटी का खेल आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये रोटी का खेल कॉरपोरेट, सरकार और किसानों के बीच में एक उलझी हुई पहेली की तरह बन गया है। इसमें कौन क्या सच बोल रहा है, कौन कहाँ किसको फ़ायदा पहुंचा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस पूरे मामले में एक विभाजन दिखाई दे रहा है। अर्थशास्त्री भी बटे हुए हैं। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का लेख इस रूप में सामने आ रहा है जैसे वो कॉरपोरेट के पक्ष में खड़े हैं और वो ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि किसानों का इससे बहुत लाभ होने वाला है। लेकिन ऐसे अर्थशास्त्रियों की कमी नहीं है जो बता रहे हैं कि इस तरीके से किसानों की दुर्गति और होने वाली है। क्योंकि इसी तरीके से बिहार में जहां एमएसपी लागू नहीं है, वहां इसी तरह का एक फ्री मार्केट व्यवस्था है, वहां के किसानों की क्या हालत है? क्या वहां के किसानों को एमएसपी के हिसाब से अपने अनाज बाजार में बेच पाते हैं वो? अगर बिहार में ऐसा नहीं हो पाता है तो पूरे देश के स्तर पर इस व्यवस्था को लागू करने का मतलब क्या था? क्या इस नई व्यवस्था से किसानों का भला हो पाएगा? अगर किसानों को एमएसपी के बराबर मूल्य नहीं मिलेगा और उसको बाजार उसको दबा देगा किसानों को, तो किसान कहाँ जाएंगे? कितने मुकदमे चलेंगे और किसान कितने मुकदमे लड़ पाएगा?
जो अलग अलग है, बटे हुए किसान कितने मुकदमे लड़ पाएगा इन कारपोरेट घरानों से। तो यही एक चिंता है जो विपक्ष जता रहा है, और इस वक्त किसान इसीलिए डरे हुए हैं और इसीलिए किसान परेशान है और इसीलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। अगले 26 तारीख को किसानों ने पूरे देश में चक्का जाम करने का आंदोलन का ऐलान किया है। तो किसान खुश नहीं है, विपक्ष नाराज है। विपक्ष इस पूरे मामले में सरकार से बार बार इस वक्त राष्ट्रपति से गुहार लगा रहा है कि इस बिल को पास ना किया जाए। तो दोस्तों, इस तरह से ये पूरा मामला रोटी का खेल बहुत बड़ा हो गया है और इसको समझने और समझाने की ज़रूरत है। अब पूरा दारोमदार राष्ट्रपति के ऊपर है कि इस राष्ट्रपति इस पूरे मसले पर क्या फैसला करते हैं, किसानों के हक में फैसला करते हैं या सरकार के साथ खड़े दिखाई देते हैं। जो बिल पास हुआ है, जो संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई है, भले ही वो शोर शराबे में, हल्ला हंगामे के बीच में उस बिल को बिना विभाजन के पारित कराया गया है, उसको कानून का दर्जा दे देते हैं या फिर इसको रिजेक्ट कर देते हैं। किसान, कॉरपोरेट और संसद, इस पूरे त्रिकोण पर ये थी हमारी वीडियो रिपोर्ट। मैं इसी तरह के मुद्दे पर एक बार फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।